नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज माइंडकर और मैं राजश्री त्रिवेदी। सभी सुधी श्रोताओं को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साहित्य या लेखन के नजरिए से नए साल के उदय का आकलन करना कोई आसान काम नहीं है। किसी के लिए भी सबसे पहले एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है दीवार पर टंगे प्यारे से पुराने कैलेंडर को तिलांजलि देना और ताजा कागज की खुशबू बिखेरते श्री श्री 2023 दिनांक सम्राट का दीवार पर राज्याभिषेक कर नई कील के साथ उसे स्थापित करना। और क्यों ना हो, नवोदित लेखकों, खास तौर से युवाओं के लिए श्रीमान कैलेंडर एकमात्र जरिया है अपना पूरा वर्ष प्लान करने का। भाई, अलग अलग महीनों में देश के विभिन्न अंचलों में आयोजित होने वाली साहित्यिक गतिविधियों के लिए खुद को तैयार करना, ट्रैवल प्लान्स बनाना भी तो इस कैलेंडर के सहारे ही संभव है। माना कि मोबाइल इंटरनेट युग में कईयों को कागज पर छपे कैलेंडर की जरूरत नहीं पड़ती होगी, लेकिन गौर से देखें तो आज भी साहित्य जगत के कुछ सदस्य पारंपरिक कैलेंडर और डायरी में महत्वपूर्ण तिथियां नोट करते हुए मिल सकते हैं। आंखों और दिमाग के लिए लाल स्याही से बनाए गए रिमाइंडर गोले वैसे भी हमें तो ज्यादा सुविधाजनक प्रतीत होते हैं, क्योंकि किन्हीं विशेष कारणों से कई बार आपका मोबाइल एयरप्लेन मोड में भी डालना पड़ सकता है ना? कागज तो बेचारा दीवार पर अपने निर्धारित स्थान पर सदैव डटा रहेगा। ऐसा है, व्यंग्यात्मक वार्तालाप की तरफ झुक रहा तुम्हारा रुझान हमें अपनी साहित्यिक धारा के असली एसेंस से दूर कर सकता है। माना कि सटायर भी जरूरी है, मनोविनोद भी आवश्यक है, लेकिन साहित्य और लेखन का दायरा बहुत विस्तृत है, खासतौर पर हमारे देश में। बाहर निकल आते हैं और याद करते हैं कुछ अमर पंक्तियों को। संसार क्षितिज पर महाक्रांति की ज्वालाओं के गान लिए, मेरे भारत के लिए नई प्रेरणा, नया उत्थान लिए। अच्छा, सोहनलाल द्विवेदी। जीवन में नूतन क्रांति, क्रांति में नए नए बलिदान लिए, स्वागत जीवन के नवल वर्ष, आओ तुम स्वर्ण विहान लिए। शुभकामनाओं के साथ सुनते रहिए साहित्य भारती। नववर्ष के आगमन पर एक मजेदार व्यंग्य वार्ता तो बनती ही है। क्या कहते हैं आप? यानी ऐसा कुछ जो वर्तमान दौर की सच्चाइयों को आत्मसात करता हुआ बहता रहे। चलते हैं इंदौर। लो, फिर आ गया एक नया साल। 2022 की विदाई और 2023 के आगमन में बाजार सज संवर कर एकदम तैयार था। न्यू ईयर सेल की आड़ में धूल खाती चीजें बिकने को लालायित थीं, तो भारी छूट के लालच में लोग खरीदने को आतुर थे। साल की विदाई और नए साल के आगमन ने इर्द गिर्द के माहौल को बदल दिया था। मध्यम वर्गीय परिवार के माता पिता ने बच्चों को नए साल में बाहर घूमने जाने के सपने दिखाए थे। नए साल में होटलों में कमरों के रेट और हवाई जहाज की टिकट ने उन्हें अपने शहर के मॉल में घूमने तक सीमित कर दिया। मॉल में पिज्जा खाते हुए बच्चों के चेहरों पर इसकी उदासी साफ नजर आ रही थी। नए साल में साल नया था, मगर दिक्कतें वही पुरानी थी। आज व्हाट्सएप पर सोसाइटी के ग्रुप में नए साल के संकल्प वाला एक नया शिगुफा आधम का। ठंड में बालकनी में धूप सेक रहे वृद्ध ने पड़ोस की बालकनी वाले अपने मित्र से इस विषय में तान छेड़ दी। यह नए साल के संकल्प का क्या मामला है, मतलब होता है? वे बेचारे भी इसी प्रश्न का उत्तर तलाश रहे थे। उनकी इस जिज्ञासा को 10 वर्षीय पोते ने शांत करते हुए बताया कि अब नए साल में संकल्प लेने का ट्रेंड है। जब नया साल आता है तो लोग संकल्प लेते हैं कि वे इस साल में यह करेंगे। यह सुन वृद्ध सख्ते में आ गए। उनके दौर में बगैर संकल्प के ही काम पूरे हो जाया करते थे। उन्हें तो ऐसे संकल्पों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। दोनों बुजुर्गों ने नए साल के संकल्प को नई पीढ़ी के भरोसे छोड़ दिया और कमरे में चले गए।
संकल्पों की वैरायटी सोशल मीडिया के ट्रैक पर बेलगाम दौड़ रही थी। जिसे देखो वह संकल्प लेता घूम रहा था। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क साथ लेकर न चलने वाले लोग संकल्प लेकर चल रहे थे। युवाओं के संकल्प कुछ इस तरह थे। इस नए साल में सुबह जल्दी उठेंगे, जल्दी उठकर जिम जाएंगे, कॉलेज की क्लास बंक नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा क्लास का बोलकर मूवी देखने नहीं जाएंगे, आदि आदि। वहीं महिलाओं ने संकल्प लिया कि वे सेल में साड़ियां खरीदने में पैसा बर्बाद नहीं करेंगी, अपनी पड़ोसन की बुराई नहीं करेंगी, छुट्टी वाले दिन घर में खाना बनाएंगी। यह सब संकल्पों के बारे में सुनकर एक बात समझ आई कि जो कुछ असंभव सा संभव न हो सके उसे नए साल के संकल्पों की सूची में डालकर पीछा छुड़ा लिया जाता है। इसी क्रम में पुरुष वर्ग भी पीछे ना था। पुरुषों की माने तो वे ऑफिस समय पर आएंगे, बॉस से झूठ नहीं बोलेंगे, ओवर टाइम का बोलकर घूमने नहीं जाएंगे, बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी नहीं लेंगे, जैसे संकल्प बगैर लगाम के नए साल की रेस में दौड़ रहे थे। अंततः 2022 की विदाई हुई और 2023 का आगमन हो गया। अब इन सबके संकल्पों की परीक्षा थी। साल की शुरुआत होते ही जोश के साथ लिए गए संकल्पों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया। अब साल का क्या, वह तो पूरे बरस में सिर्फ एक बार ही बदलता है, लेकिन इंसान है कि हर रोज बदल जाता है। प्रायः फैशन और दिखावे के जमाने में इंसान को जीते हुए आगे जाना है। बदलती दुनिया के बदलते इंसान ने अपने आधुनिक होने का परिचय दिया और बहती हुई गंगा में खुद को शामिल करते हुए स्वयं को भेड़ की इंसानी प्रजाति का साबित कर ही दिया। नए साल के मौके पर इसका संकल्प, उसका संकल्प, जिधर देखो उधर सब लोग संकल्प लिए घूम रहे थे। संकल्प शायद बेहद हल्की वस्तु ही होगी, इसलिए हर कोई अपनी पॉकेट में डाले बैठ गया। समाज के प्रत्येक वर्ग ने 2023 में कोई न कोई संकल्प जरूर लिया। एक गृहिणी संकल्प धारण कर बैठ गई कि नए साल में सेहत बनाएंगी। अच्छा भी है, तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ, लेकिन क्या है ना, यह संकल्प सुनने में तो कर्णप्रिय होता है, लेकिन दिखने में भयानक लगता है। जब नए साल का सूरज उगा तो पतिदेव ने याचक बनकर श्रीमती जी को उनके संकल्प का पुनः स्मरण विनम्र भाव से करवाया। 2022 में श्रीमती जी ने संकल्प का सुनिश्चय कर लिया था, लेकिन 2023 के पहले दिन ही बेवफा सर्दी ने अपना रंग दिखा दिया। अब मोहतरमा को अपने संकल्प से अधिक अपनी रजाई प्रिय लग रही थी। रजाई से बाहर आना पड़ोसी देश के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने जितना मुश्किल हो रहा था। अंततः रजाई से गठबंधन कर उन्होंने अपनी सरकार बना ली और नए साल के संकल्प पर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। चूंकि साल नया था, संकल्प श्रीमती जी के श्रीमान ने भी लिया था। श्रीमान का संकल्प कुछ यूं था कि नए साल में काम पर जाने में जरा भी देर न होगी और ऑफिस में बॉस को इम्प्रेस करने का चांस कुछ इस तरह से लपकेंगे जैसे मैसी फीफा में गोल करता है। इसे धारण करने में श्रीमान ने तनिक संकोच इसलिए भी न किया क्योंकि इसे संकल्प धारण करना एकदम फ्री था। जब घर से दफ्तर की दूरी तय हुई तो शहर के ट्रैफिक ने साल के पहले ही दिन उनके संकल्प की हवा निकाल दी। चाहत तो अर्जेंटीना का मेसी बनने की थी, लेकिन हालातों ने फ्रांस की फुटबॉल टीम बना दिया। कॉलेज में पढ़ने वाले एक छात्र ने संकल्प लिया कि नए साल में सुंदर मनमोहिनी बालाओं के आकर्षण से दूर और किताबों के करीब रहेंगे। अब किताबें तो काटने को दौड़ती हैं, कैसे उनकी हो पाती। उन्होंने जब महाविद्यालय की दहलीज पर अपना कदम रखा तो स्मरण शक्ति गजनी के नायक की तरह हो गई। संकल्प का विकल्प उन्हें मिल गया और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि भांति वे सौंदर्य दर्शन कर नयन सुख प्राप्त करने में व्यस्त हो गए। इस कार्य को उन्होंने अपने शोध का विषय बना लिया और न्यू ईयर रेजोल्यूशन वीर गति को प्राप्त हो गया। पुराने साल में संकल्प तैयार कर लिए जाते हैं और नया साल आते ही वे संकल्प हम आपके हैं कौन जैसे हो जाते हैं।
यह बात सिर्फ फिल्मों में ही अच्छी लगती है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं यह हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ यह मैं होने नहीं दूंगा। कोई इन्हें न्यू ईयर रेजोल्यूशन दिलाओ और फिर इनसे प्रश्न करो कि नायक साहब क्या आप अब भी अपने इस कथन पर कायम हैं? पहले ही इतने झमेले हैं और यह संकल्प सुनकर आधे हिंदुस्तान का बीपी ऊपर नीचे हो जाता है। कुछ के संकल्प साल की शुरुआत के पहले ही दिन दम तोड़ देंगे और कुछ के हफ्ते भर में, फिर आते बरस पुनः इन्हें लिया जाएगा। लो, फिर आ गया एक नया साल। नवोदित लेखक पत्रकार सौरभ जैन को आपने सुना। स्वरांश सौजन्य उदित तिवारी और संतोष अग्निहोत्री। आकाशवाणी इंदौर। जनवरी का महीना हो और हमारे संविधान की बात न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सीधे चलते हैं संविधानविद, अर्थशास्त्री और लेखक डॉक्टर नरेंद्र जाधव से मिलने। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रंथ की कुछ बारीकियां बेहतर समझने। शायद भारत ये दुनिया का एकमात्र देश होगा जिसमें संविधान में यह सम्मिलित किया गया है कि one of the fundamental duties to develop the scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform. I will repeat. Fundamental duty 51A is to develop the scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform. इसका मतलब है कि हम सब समाज का ये एक मूलभूत कर्तव्य ये है कि शास्त्रीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देना और किसी चीज की समीक्षा करते हुए उसमें व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए सतत रूप से आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, इंक्वायरी करनी पड़ेगी, साइंटिफिक इंक्वायरी करनी पड़ेगी और उस माध्यम से आपको समाज के वृत्ति में बदलाव लाना, ये हमारे संविधान का एक मूलभूत कर्तव्य कहा गया है। और मैं समझता हूं कि इसका महत्व जो है वो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने कहा, दुनिया में कोई संविधान ऐसा नहीं है जिसमें साइंटिफिक टेम्पर यानी कि शास्त्रीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की बात कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में शामिल की हो। ऐसा दूसरा उदाहरण मेरे पास नहीं। आजादी के अमृतकाल के दौरान हमें कदापि ये नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय साहित्य और पत्रकारिता ने अपने तौर पर कितनी अहम भूमिका निभाई। विशेष रूप से अद्वितीय धारा हिंदी भाषा के माध्यम से और इस भाषा को ताकतवर, समृद्ध करने में अहिंदी भाषियों का भी अनन्य योगदान रहा। मनीषी ही थे बाबूराव विष्णु पराड़कर, प्रखर पत्रकार, भाषाविद और स्वाधीनता सेनानी। उनके समग्र राष्ट्रीय योगदान को टटोलने का प्रयास करती है पत्रिका की अगली प्रस्तुति, संपादकाचार्य। मैं नए नए शब्दों का बनता निर्माता, मैं नए विचारों का साहसमय उद्गाता। बस एक ध्यान था, बंधन में थी जकड़ी माता, लेखनी हाथ में बाण सव्यसाची त्राता। ऐसे में मैंने किया कि जो कर्तव्य लगा, पत्र था एक बस, अस्त्र शंख या तुर्य कहो। अंधियारा था, सब राह रुद्ध, सब ओर दगा, तब मसीजीवी ने दीप दिखाया सूर्य को। प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर प्रभाकर माचवे की ये काव्य रचना संपादकाचार्य बाबूराव विष्णु पराड़कर के आत्मकथ्य के रूप में है। उस मसीजीवी को श्रद्धांजलि स्वरूप है जिसने गुलामी में जकड़े राष्ट्र की मुक्ति के लिए लेखनी को अस्त्र बना लिया। आधुनिक हिंदी पत्रकारिता के जनक संपादकाचार्य बाबूराव विष्णु पराड़कर जहां एक और अपनी पत्रकारिता से लोगों में देश प्रेम का जज्बा भर रहे थे और उन्हें स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हेतु प्रेरित कर रहे थे,
वहीं वे अपनी पत्रकारिता और संपादन कला से हिंदी भाषा को समृद्ध करने, हिंदी गद्य का विकास करने और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का आंदोलन खड़ा करने का महत्वपूर्ण कार्य भी कर रहे थे। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर जितेंद्रनाथ मिश्र बाबूराव विष्णु पराड़कर की विचारधारा का उल्लेख करते हुए बताते हैं, जो स्वस्थ और संतुलित व्यक्तित्व होता है, ज्ञान की गहराई होती है, जो एक जिज्ञासा होती है, वह उनके भीतर बहुत ही अदम्य थे। क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े रहते हुए भी देश की स्वतंत्रता के लिए उनका जो चिंतन है, वह चिंतन अपने रास्ते पर चलता रहा और इसके पीछे एक बहुत बड़ी तपस्या थी। उन्होंने देश, समाज और मानवता की चेतना जगाने का एक बड़ा काम किया। सही अर्थों में वे कर्मयोगी थे और ऐसे कर्मयोगी मरा नहीं करते, वे अमर होते हैं। उनको बहुत श्रद्धा के साथ हम स्मरण करते हैं। उन्हें साहित्य सम्मेलनों का अध्यक्ष बनाया जाता और साहित्यकार उनसे अपनी पुस्तकों की भूमिका लिखने का आग्रह करते रहते। पराड़कर जी ने विभिन्न समाचार पत्रों में कार्य करते हुए स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। संपादकाचार्य बाबूराव विष्णु पराड़कर के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान की चर्चा करते हुए वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार डॉक्टर अत्रि भारद्वाज, पराड़कर जी ने आधी शताब्दी तक कड़ी साधना की और अपना जीवन ही राष्ट्र को समर्पित कर दिया। राष्ट्रीय जागरण, राष्ट्रभाषा हिंदी तथा भारत की गौरव वृद्धि के लिए उन्होंने सतत प्रयत्न किया और उसमें सफल भी हुए। लेखन से उन्हें दक्षता मिली और रणभेड़ी का संपादन कर उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को जो गति दी, उससे देश की आजादी के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत अपने ही शासकों का विरोध करने वाले जेम्स अगस्टस हिकी के बंगाल गजट से 1780 में मानी जाती है, जबकि हिंदी का पहला समाचार पत्र 1826 में कोलकाता से प्रकाशित उदंत मार्तंड माना जाता है। कुछ लोग बांग्ला और अंग्रेजी में 1818 में प्रकाशित होने वाले दिग्दर्शन के हिंदी में निकले 3 अंकों को भी हिंदी का पहला समाचार पत्र मानते हैं, लेकिन हिंदी पत्रकारिता का गढ़ बनारस बनता है। बनारस की हिंदी पत्रकारिता मराठी पत्रकारों के योगदान से अनुप्राणित रही है, तो इसका कारण भी ये है कि बनारस और मराठों के गहरे रिश्ते रहे हैं। पराड़कर जी के पूर्वज भी महाराष्ट्र के थे, लेकिन उनके पिता बनारस आ गए थे और यहीं 16 नवंबर 1883 को उनका जन्म हुआ। शिव की नगरी में जन्म के कारण उनका नामकरण सदाशिव हुआ, लेकिन स्नेह से बुलाने का नाम बाबू था। यही नाम लोकप्रिय होकर बाबूराव हो गया। संपादकाचार्य बाबूराव विष्णु पराड़कर के पौत्र और वरिष्ठ पत्रकार आलोक पराड़कर बताते हैं, मेरे दादा बाबूराव विष्णु पराड़कर बहुत छोटे थे, तभी उनके सिर से माता और पिता का साया हट गया था। 4 भाइयों और 2 बहनों के बड़े परिवार का दायित्व था। उन्होंने डाकतार विभाग में नौकरी के लिए आवेदन किया और उनका चयन भी हो गया, लेकिन मन के भीतर एक अंतर्द्वंद चलता रहा और अंततः उन्होंने नौकरी ठुकराते हुए कोलकाता के हिंदी बंगवासी में सहायक संपादक के रूप में नौकरी शुरू की और इस प्रकार उनकी लंबी पत्रकारिता यात्रा का आरंभ हुआ। वास्तव में पराड़कर जी को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। उनके बारे में एक घटना बताई जाती है कि वे घंटों नागरी प्रचारणी में पुस्तकें पढ़ने के लिए बैठा करते थे। पुस्तकालयाध्यक्ष को एक बार शक हुआ कि यह युवक कुछ पढ़ता भी है या समय व्यतीत करने आता है। उन्होंने पराड़कर जी से सवाल किया तो पराड़कर जी ने हाथ में ली हुई गीता उन्हें थमा दी और कहा कि आपको कहीं से भी कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। पुस्तकालयाध्यक्ष ने परीक्षा लेने के लिए उनसे कई श्लोक पूछे। पराड़कर जी उसे पूरा करते और उसका अध्याय और श्लोक की संख्या भी बता देते। इसी गहरे अध्ययन ने एक महान पत्रकार का निर्माण किया। बंगाल यूं तो बांग्ला भाषा का गढ़ रहा है, लेकिन यहीं जब 1906 में हिंदी बंगवासी ने सहायक संपादक का विज्ञापन निकाला तो आवेदनों की ढेर लग गई थी। बाबूराव विष्णु पराड़कर ने देश सेवा के लिए
डाकतार विभाग की नौकरी ठुकराकर यहीं आवेदन किया। वास्तव में पराड़कर जी के भीतर एक पत्रकार के साथ ही एक क्रांतिकारी भी छुपा था। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां लगातार चलती रहीं। अपने अचूक निशानेबाजी के लिए प्रसिद्ध क्रांतिकारी राजगुरु को क्रांति दल की दीक्षा देने और पिस्तौल चलाना सिखाने वाले पराड़कर जी ही थे। रिहा होने के बाद बाबूराव विष्णु पराड़कर वाराणसी आ गए, जो उनकी जन्मभूमि थी। उन्हें वाराणसी में शुरू किए जाने वाले आज अखबार का दायित्व संभालने का निमंत्रण मिला। पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने स्वतंत्रता का संघर्ष करने के समानांतर हिंदी गद्य के निर्माण और उसके विकास, साहित्यकारों को प्रेरणा और मार्गदर्शन और समाज सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास भी किए। लखनऊ विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित बताते हैं, पराड़कर जी हिंदी पत्रकारिता के शिखर पुरुष थे। सबसे उल्लेखनीय महत्वपूर्ण बात है, हिंदी भाषा और साहित्य का अपनी पूरी शक्ति के साथ संस्कार किया। ऐसे ऐसे शब्द दिए जो पारिभाषिक शब्दावली में गिने जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति शब्द को लेकर उन दिनों बड़ा विवाद था, इन्होंने राष्ट्रपति शब्द सुझाया। उसी तरह से मिसेज के अर्थ में श्रीमती शब्द या सर्वश्री शब्द इन्हीं के दिए हुए हैं। आर्थिक पत्रावली में, पत्रकारिता शब्दावली में मुद्रास्फीति शब्द इन्हीं का दिया हुआ है। ऐसे न जाने कितने शब्द जो हिंदी में पहली बार उन्होंने प्रयोग के रूप में रखे और लोकप्रिय हो गए। तो उनकी साहित्यिक सेवाओं का बहुत बड़ा ऋण हिंदी जगत पर रहा है, भाषा और साहित्य दोनों क्षेत्रों में, जिससे हम कभी ऋण नहीं हो सकते और उनका श्रद्धापूर्वक बराबर स्मरण करते रहते। जब अंग्रेजों ने समाचार पत्रों पर दमन की कार्रवाई की, समाचार पत्रों का प्रकाशन जब रोक दिया जाता, तब पराड़कर जी अपने सहयोगियों के साथ रणभेरी जैसा क्रांतिकारी पत्र निकालने लगते। रणभेरी का प्रकाशन और वितरण भी क्रांतिकारी दलों की गतिविधियों से कम खतरनाक नहीं था। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राम मोहन पाठक बताते हैं, देश की आजादी, भारत माता को अंग्रेजों की दास्ता गुलामी की जंजीर से मुक्त कराने के लिए पत्रकारिता को हथियार बनाया। बनारस में उस समय बहुत सारे पत्र, गुप्त पत्र निकले। रणभेरी अपने हाथ से लिख करके साइक्लो स्टाइल मशीन पर उसे प्रिंट करके उसकी प्रतियां निकाल करके उसे जगह जगह पहुंचाना, वितरित करना। आज के युग में ऐसा पत्रकार नहीं मिल सकता। रणभेरी के माध्यम से उन्होंने जो जन जागरण किया, जो जन जागृति पैदा की, वह अंग्रेजी शासन के ताबूत में एक कील बन करके सिद्ध हुई। स्वतंत्र भारत में महज 7 वर्षों से थोड़ा अधिक समय बिताने के बाद 12 जनवरी 1955 को वाराणसी में ही पराड़कर जी का निधन हो गया। वे आज शरीर रूप में भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यश काया हमारे बीच हमेशा है, प्रेरणा देती हुई। संपादकाचार्य बाबूराव विष्णु पराड़कर के कृतित्व के कुछ प्रमुख बिंदुओं को छुआ इस लघु रूपक ने। शोध और आलेख आलोक पराड़कर, प्रस्तुति सहयोग अरविंद गुप्ता, वाचन स्वर अरुण पांडे, प्रस्तुतकर्ता राजेश कुमार गौतम, आकाशवाणी वाराणसी। पत्रिका की शुरुआत में हमने उल्लेख किया था आगामी दिनों में अपेक्षित साहित्यिक आयोजनों का। हाल ही में दिए गए युवा पुरस्कारों के अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। साहित्य अकादमी की जो हर साल साहित्य अकादमी वो पुरस्कार दिया जाता है जो युवा लेखकों की 35 साल से कम उम्र वालों के लिए, और उसी तरह 2022 की साहित्य अकादमी वो पुरस्कार 27 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली की जो त्रिवेणी कला संगम ऑडिटोरियम में दिया गया है।
इसमें जो साहित्य अकादमी मान्यता प्राप्त 24 भारतीय भाषाओं में जो लिखी गई उत्कृष्ट लेखन के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। उसमें 24 लेखक उपस्थित थे और समारोह की मुख्य अतिथि जाने माने हिंदी लेखिका ममता कालिया जी, और ये पुरस्कार साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष श्री माधव कौशिक जी द्वारा दिया गया है। और ये 24 की 24 जो पुरस्कार विजेता है 28 दिसंबर 2022 को साहित्य अकादमी के सभागार में लेखक सम्मेलन के अंदर अपने अनुभव साझा किया है। इस समारोह की लेखक सम्मेलन के समारोह की अध्यक्षता साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष माधव कौशिक द्वारा किया गया है। और जैसा कि युवा लेखकों के लिए साहित्य अकादमी बहुत सारे स्कीम्स है, जिसमें नवोदया स्कीम है। कोई भी युवा लेखकों की पहली कृति अगर कहीं छप नहीं पाया वो साहित्य अकादमी छप दे सकती है, अगर साहित्य अकादमी की गाइडलाइंस के हिसाब से, चाहे वो कविता संकलन हो, कहानी संग्रह हो या नॉवेल हो या क्रिटिसिज्म हो, पहली किताब होना चाहिए। उसको हम लोग एक रिव्यूअर द्वारा उनकी रिव्यू करवा के अगर अकादमी के हिसाब से अगर है तो उनको छाप के दे देगी, और उसको वो किताब की बिक्री के ऊपर उस लेखक को 15% की रॉयल्टी भी दिया जाता है। और उसी तरह युवा लेखकों के लिए बहुत सारे अलग स्कीम है। ट्रैवल ग्रांट स्कीम है, जिसके द्वारा नजदीक प्रांतों में जाके, यानी महाराष्ट्र के अगर युवा लेखक है, अगर वो कर्नाटका या केरला कहीं जाके वहाँ की लेखन की अध्ययन करना चाहते हैं, वहाँ के लेखकों को मिलना चाहते हैं, वहाँ की साहित्यिक संस्थाओं पे विजिट करना चाहते हैं, उनके लिए ट्रैवल ग्रांट दिया जाता है। और इसी तरह एक हमारे पॉपुलर एक प्रोग्राम है युवा साहिती, और समय समय पे सभी भारतीय भाषाओं में युवा लेखकों के लिए एक उत्सव की तरह, मतलब यंग राइटर फेस्टिवल की तरह मनाई जाती है। एक मुलाकात प्रोग्राम है युवा लेखकों के लिए। और इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम है साहित्य अकादमी द्वारा, जो आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा युवा लेखक साहित्य अकादमी की अपने नजदीक ऑफिस, यानी हमारे कलकत्ता में है ब्रांच ऑफिस, बेंगलुरु में है, चेन्नई में है, मुंबई में है, हेड ऑफिस दिल्ली में है, कोई भी ऑफिस से आप संपर्क कर सकते हैं युवा लेखक, और रजिस्टर करके, चाहे नवोदय स्कीम में हो या ट्रैवल ग्रांट स्कीम में हो या अन्य कार्यक्रमों में भाग लेना चाहे, आप संपर्क में रहें, यही हम उम्मीद करते हैं। पत्रिका को प्रतीक्षा रहेगी आगामी जयपुर लिट फेस्ट और वार्षिक साहित्योत्सव फेस्टिवल ऑफ लेटर्स की, और विश्व पुस्तक मेला तो है ही अगले माह। और हाँ, पत्रिका को इंतजार रहेगा पद्म पुरस्कारों की घोषणा का। विशेष रूप से साहित्य शिक्षा श्रेणी में बहुत कुछ है सोचने और करने के लिए। आगामी 10 जनवरी को आकाशवाणी प्रसारण भवन प्रांगण में स्थित रंग भवन सभागार में प्रतिष्ठित सर्वभाषा कवि सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। दशकों से राष्ट्र निर्माण की दिशा में किए जा रहे इस प्रयास का अनन्य साहित्यिक सामाजिक योगदान रहा है। समय का यह पड़ाव भारतीय साहित्य जगत की कुछ मूर्धन्य हस्तियों के जीवन चक्र की महत्वपूर्ण तिथियों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। माखनलाल चतुर्वेदी, वृंदावन लाल वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, हरिवंश राय बच्चन, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, माइकल मधुसूदन दत्त, महाश्वेता देवी और आशा पूर्णा देवी के अतुलनीय साहित्यिक योगदान को पत्रिका का विनम्र नमन। मनोज माइंडकर और राजश्री त्रिवेदी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।